हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ऐसा स्टडी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम एम फोस्टर के एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल के बारे में जानेंगे। इसका हम एक ही आंसर करेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमको इसका एक ही आंसर लिखना है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में लिखना है एम फोस्टर was one of the leading British novelists of the 20th century. E.M. फोस्टर 20वीं सदी के प्रमुख ब्रिटिश उपन्यासकारों में से एक थे। He did not write any novel after 1924. उन्होंने 1924 के बाद कोई उपन्यास नहीं लिखा। His particular mode of Edwardian liberalism was no longer acceptable in the turbulent political and social scenario of the 1930s and after। यानी कि 1930 के दशक और उसके बाद के अशांत राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में उदारवाद की उनकी विशेष विधा अब स्वीकार्य नहीं थी। फोस्टर हिमसेल्फ रोट, फोस्टर ने खुद लिखा था, आई बिलोंग टू द फैग एंड ऑफ विक्टोरियन लाइब्रेलिज्म। मैं विक्टोरियन लाइब्रेलिज्म के फैग एंड से ताल्लुक रखता हूँ। एंड कैन लुक बैक टू एन एज, और एक ऐसे युग में वापस देख सकता हूँ whose challenges were moderate in their tone, जिसकी चुनौतियां उनके स्वर में मध्यम थी। ये वाली कोटेशन आपको आई बिलोंग से लेकर देयर टोन को इसको पक्का याद कर लेना है, क्योंकि ये कोटेशन आप लिखोगे तो एग्जामिनर को ये अट्रैक्ट करेगी। फिर है येट फोस्टर रिमेन्स एक्टिव एज ए क्रिटिक थ्रू आउट हिज लॉन्ग लाइफ टाइम। फिर भी फोस्टर अपने लंबे जीवन काल में एक आलोचक के रूप में सक्रिय रहे। ही कंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ जेम्स एंड फ्लोवर्ट एज ए नोवेलिस्ट। उन्होंने जेम्स और फ्लोवर्ट की परंपरा को एक उपन्यासकार के रूप में जारी रखा। प्रिपेयर्ड टू प्रोनाउंस ऑन फिक्शन, जो कल्पना पर उच्चारण करने के लिए तैयार थे। आल्दो ही वाज मोर जनरस टुवर्ड द ट्रेडिशन देन दे वर, हालांकि वे परंपरा के प्रति अधिक उदार थे जितना कि वे भी थे जेम्स और फ्लोवर्ट। फिर है फोस्टर्स एंटी हिस्टोरिकल अप्रोच टू द नोवेल, यानी कि उपन्यास के प्रति फोस्टर का ऐतिहासिक विरोधी दृष्टिकोण। फोस्टर्स अप्रोच टू द नोवेल इज एंटी हिस्टोरिकल। उपन्यास के प्रति फोस्टर का दृष्टिकोण ऐतिहासिक विरोधी है। द फर्स्ट टू पैसेज आर बाय रिचर्डसन एंड जेम्स। जो पहले के दो पैसेज हैं वो है रिचर्डसन और जेम्स के द्वारा, और जो दो सेकंड पेयर है द सेकंड पेयर बाय वेल्स एंड डिकेंस। ठीक है, सेकंड पेयर वेल्स और डिकेंस के द्वारा है। एंड द थर्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड स्टर्न, और तीसरा वर्जीनिया वुल्फ और स्टर्न के द्वारा है। फोस्टर डेलिबरेटली विदहोल्ड्स द नेम ऑफ द ऑथर्स। फोस्टर जानबूझकर लेखकों के नाम छिपाते हैं। डेलिबरेटली क्या होता है? जानबूझकर। He wants to bring out the idea that similarity of vision goes beyond historical और time details, यानी कि वह इस विचार को सामने लाना चाहते हैं कि दृष्टि की समानता ऐतिहासिक या समय विवरण से दूर है। Modern critics like Ian Beart are sensitive to the fact that the moral and social values embodied in a novel reflect the unique interaction of individual। इयन बार्ट जैसे आधुनिक आलोचक इस तथ्य के प्रति संवेदनशील है कि एक उपन्यास में सन्निहित नैतिक और सामाजिक मूल्य व्यक्तिगत संवेदनशीलता और एक उम्र के स्वभाव
की अनूठी बातचीत को दर्शाते हैं। इस लाइन का सीधा सा मतलब है कि यदि उपन्यास में नैतिक और सामाजिक मूल्य होंगे तो वे व्यक्तिगत संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। अब एक बार इस क्वेश्चन के आंसर को हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अब हम सेकंड क्वेश्चन रख लेते हैं जिसकी बिगिनिंग हम जान लेते हैं कि क्या होगी। फिर इसकी बिगिनिंग करने के बाद इसका जो आगे का पोर्शन करेंगे वो ही जो पहले हमने अब क्वेश्चन करा है उसके उसमें जोड़ देंगे। तो आइए जान लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के आंसर की बिगिनिंग। तो इंट्रोडक्शन में हमें लिखना है, सॉरी पहले क्वेश्चन जान लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर एलिमेंट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, यानी कि उपन्यास के पहलुओं के प्रमुख तत्व क्या है। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमें लिखना है एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल इज फोस्टर्स प्रोफाउंड क्रिटिकल स्टेटमेंट ऑन द क्राफ्ट ऑफ फिक्शन, यानी कि जो एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल है इस पर फोस्टर का कथा साहित्य पर गहरा आलोचनात्मक कथन है। इन 1927 E.M. Foster was invited to deliver the William George Clark Lectures on the English Language and Novel at Trinity College, Cambridge, यानी कि 1927 में E.M. फोस्टर को ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में अंग्रेजी भाषा और उपन्यास पर विलियम जॉर्ज क्लार्क व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। In the same year, these lectures were published in book from Edward Arnold under the title Aspects of the Novel. उसी वर्ष इन व्याख्यानों को एडवर्ड अर्नोल्ड की पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल के तहत प्रकाशित किया गया था। He discusses 7 aspects which he considers are universal to the नोवेल। वह उन 7 पहलुओं पर चर्चा करता है जिन्हें वह उपन्यास के लिए सार्वभौमिक मानता है, यानी कि उपन्यास के लिए वह 7 पहलू होने ही चाहिए। अब उन 7 पहलुओं के बारे में जान लेते हैं कि वे कौन से पहलू हैं। 7 फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द नोवेल, जहाँ पे हम पीछे रुके थे कि एक बार स्टॉप हो जाओ, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत आपको यहाँ से करनी है और ये जो सेकंड क्वेश्चन किया है ये साथ साथ चल ही रहा है, यानी कि उपन्यास के 7 औपचारिक गुण। फोस्टर फोकसेज ऑन 7 फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द नोवेल। फोस्टर ने फोकसेज किया है 7 फॉर्मल प्रॉपर्टीज नोवेल के। ही कॉल्स देम एस्पेक्ट्स, वह उन्हें एस्पेक्ट्स यानी कि पहलू कहता है। दे आर द स्टोरी, पीपल, द प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न एंड रिदम। वे कौन कौन से हैं? द स्टोरी, पीपल, द प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न एंड रिदम। इन सब का डिस्कशन आगे की वीडियो में किया गया है। दीज एस्पेक्ट्स गिव्स द डिस्कशन एन एयर ऑफ कंप्लीटनेस। ये पहलू चर्चा को पूर्णता की हवा देते हैं। एट द सेम टाइम इट अलाउज फोस्टर टू स्पीक अबाउट व्हाट हैपन टू इंटरेस्ट हिम मोस्ट। साथ ही फोस्टर को इस बारे में बोलने की अनुमति देते हैं कि क्या होता है जिनमें उनकी सबसे अधिक रुचि होती है। दिस चोजन फ्रेमवर्क माइट सुजेस्ट दैट फोस्टर्स प्राइमरी कंसर्न लाइज विद फॉर्म एंड टेक्निक। यह चुना हुआ ढांचा सुझाव दे सकता है कि फोस्टर की प्राथमिक चिंता परपत्र और तकनीक के साथ है। वट इन फैक्ट फोस्टर अवॉइड्स ए स्ट्रिक्टली फॉर्मलिस्ट अप्रोच, लेकिन वास्तव में फोस्टर एक सख्त औपचारिकतावादी दृष्टिकोण से बचते हैं। He maintains a pleasant balance between questions relating to technique and questions relating to truth and reality. वह तकनीक से संबंधित प्रश्नों और सत्य और वास्तविकता से संबंधित प्रश्नों
के बीच एक सुखद संतुलन बनाए रखता है। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज लेक्चर ऑन फैंटेसी, फोस्टर इंडिकेट्स द प्रिंसिपल दैट डिटरमाइंस दिस बैलेंस। यानी कि अपने लेक्चर के बिगिनिंग में, फैंटेसी वाले लेक्चर के बिगिनिंग में, फोस्टर इंडिकेट्स करता है प्रिंसिपल को, सिद्धांत को, जो इस बैलेंस को डिटरमाइंस करता है, यानी कि संतुलन को निर्धारित करता है। देयर आर इन द नोवेल टू फोर्सेज। उपन्यास में दो शक्तियां हैं। वे कौन सी है? ह्यूमन बींग्स एंड ए बंडल ऑफ वेरियस थिंग्स नॉट ह्यूमन बींग्स। मनुष्य और विविध चीजों का एक बंडल जो मनुष्य नहीं है। एंड दैट इट इज द नोवेलिस्ट्स बिजनेस टू एडजस्ट दिस टू फोर्सेज एंड कॉन्सिलिएट देयर क्लेम्स। और यह उपन्यासकार का व्यवसाय है कि वह इन दोनों शक्तियों को समायोजित करे और उनके दावों को सुलझाए। अब हम जो 7 एस्पेक्ट्स या जो एलिमेंट्स हैं उनका विस्तार से वर्णन कर लेते हैं। सबसे पहले है द स्टोरी, यानी कि कहानी। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर द स्टोरी चैप्टर के बिगिनिंग में, शुरुआत में, फोस्टर एसर्ट्स, फोस्टर का दावा है। क्या दावा है? डेट द नोवेल इन इट्स मोस्ट बेसिक डेफिनेशन टेल्स ए स्टोरी। कि उपन्यास अपनी सबसे बुनियादी परिभाषा में एक कहानी कहता है। द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ द स्टोरी इज द सस्पेंस एज टू व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। जो बेसिक इंग्रेडिएंट है स्टोरी का, यानी कि जो मूल घटक है, वो यह सस्पेंस बना रहता है कि आगे क्या होगा। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू हिम द स्टोरी इज ए नरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन देयर टाइम सीक्वेंस। उनके अनुसार कहानी समय क्रम में व्यवस्थित घटनाओं का आख्यान है। फिर है सेकंड एलिमेंट कैरेक्टर्स, यानी कि पात्र। इन एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल देयर आर 2 चैप्टर्स एंटाइटल्ड पीपल। एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल में 2 चैप्टर्स है जो कि एंटाइटल्ड करते हैं पीपल को। इन दिस 2 चैप्टर्स फोस्टर डिस्कसेस कैरेक्टराइजेशन। इन 2 अध्यायों में फोस्टर ने चरित्र चित्रण पर चर्चा की है। He begins his discussion of characterization by pointing out that there are 5 main facts of human life. उन्होंने चरित्र चित्रण की अपनी चर्चा यह बताते हुए शुरू की कि मानव जीवन के 5 मुख्य तथ्य हैं। वो कौन से तथ्य हैं? These facts are birth, food, sleep, love and death. तो वे हैं जन्म, भोजन, निद्रा, प्रेम और मृत्यु। Then Foster compares these 5 activities as experienced by real people. फिर फोस्टर इन 5 गतिविधियों की तुलना वास्तविक लोगों द्वारा अनुभव किए जाने से करते हैं। तो ये तो हमारा कैरेक्टर्स के ऊपर हो गया। तो अब प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। फोस्टर डिफाइंस प्लॉट एज ए नरेटिव ऑफ इवेंट्स ओवर टाइम। फोस्टर समय के साथ घटनाओं के एक आख्यान के रूप में कथानक को परिभाषित करता है। विद एन एम्फेसिस ऑन द एलिमेंट ऑफ कॉज, जिसमें कारण के तत्व पर जोर दिया जाता है। ही क्लेम्स दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लॉट रिक्वायर्स 2 क्वालिटीज इन द रीडर। उनका दावा है कि कथानक की समझ के लिए जो रीडर्स है, पाठक है, उनमें 2 गुणों की आवश्यकता होती है। वे कौन कौन से हैं 2 गुण? ही शुड हैव इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। उसके पास बुद्धि और स्मृति होनी चाहिए। फोस्टर डिस्कसेस जॉर्ज मेरेडिथ, थॉमस हार्डी, द फ्रेंच नोवेलिस्ट आंड्रे गिडेज, लेस फॉक्स मोनायर्स। इसकी स्पेलिंग आप ध्यान से लिख लेना, लर्न कर लेना।
यानी कि फोस्टर ने जॉर्ज मेरेडिथ, थॉमस हार्डी, फ्रांसीसी उपन्यासकार आंड्रे गिडे के लेस फॉक्स मोनायस पर चर्चा की है। तो ये इतना आपको प्लॉट का पोर्शन लिख देना है। अब हम फैंटेसी के बारे में जान लेते हैं। फैंटेसी क्या होता है? कल्पना। इन हिज चैप्टर ऑन फैंटेसी, अपने फैंटेसी के चैप्टर में फोस्टर पॉइंट्स आउट दैट टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल आर फैंटेसी एंड प्रोफेसी। फोस्टर बताते हैं कि उपन्यास के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। कौन कौन से? फैंटेसी एंड प्रोफेसी, यानी कि कल्पना और भविष्यवाणी। बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट्स इंक्लूड एन एलिमेंट ऑफ माइथोलॉजी। इन दोनों पहलुओं में पौराणिक कथाओं का एक तत्व शामिल है। बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ लॉरेंस सटर्न्स नोवेल ट्रिस्ट्राम सैंडी, लॉरेंस सटर्न के उपन्यास ट्रिस्ट्राम सैंडी का उदाहरण देते हुए फोस्टर सेज दैट इवन दोज नॉवेल्स which do not include literal elements of the supernatural may include an implication that supernatural forces at work। फोस्टर कहते हैं कि उन उपन्यासों में भी जिनमें अलौकिक के शाब्दिक तत्व शामिल नहीं है, एक निहितार्थ शामिल हो सकता है कि अलौकिक शक्तियां काम कर रही है। जैसे कि किसी को एक मुक्का मारा और वह उड़ गया, या कुछ और भी हो सकता है जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। तो ये सब कुछ हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी ऐसा लगता है कि सुपरनैचुरल फोर्सेज है, कोई अलौकिक शक्ति है। These devices may include the introduction of a god, ghost, angel or monkey, monster, midget, witch into ordinary life। इन डिवाइसेज में इंक्लूड है सामान्य जीवन में एक देवता, भूत, देवदूत या बंदर, राक्षस, जादूगर, चुड़ैल का परिचय शामिल हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट एलिमेंट आता है हमारा प्रोफेसी का। प्रोफेसी भविष्यवाणी। प्रोफेसी इज एन एक्सेंट इन द नोवेलिस्ट्स वॉइस। भविष्यवाणी उपन्यासकार की आवाज में एक उच्चारण है। हिज थीम इज द यूनिवर्स और समथिंग यूनिवर्सल। उनका थीम, उनका विषय ब्रह्मांड या कुछ और है, सार्वभौमिक। द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स स्टिल हैव ए स्पेसिफिक मीनिंग विद इन द स्टोरी। कहानी के भीतर पात्रों और घटनाओं का अभी भी एक विशिष्ट अर्थ है। वट दे आल्सो हैव ग्रेट रेजोनेंसेज। लेकिन उनके पास अधिक अनुनाद भी है, रेजोनेंसेज भी है। फोस्टर डिस्क्राइब्स द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेसी इन द नोवेल एज ए टोल ऑफ वॉइस। फोस्टर ने एक उपन्यास में भविष्यवाणी के पहलुओं को लेखक की आवाज का एक स्वर, ए सॉन्ग विच हिज थीम इज द यूनिवर्सल, एक गीत के रूप में वर्णित किया है जो उसका विषय ब्रह्मांड है। एलियट एंड्स अप विंग प्रीची। एलियट उपदेशात्मक बनकर समाप्त होता है। फोस्टर बिलीव्स दैट देयर आर ओनली 4 राइटर्स हु सक्सेड इन क्रिएटिंग प्रोफेटिक नॉवेल्स। फोस्टर का मानना है कि केवल 4 लेखक हैं जो भविष्य सूचक उपन्यास बनाने में सफल होते हैं, और वे कौन कौन से हैं? डोस्टोएवस्की, मेलविले, D.H. लॉरेंस एंड एमिली ब्रोंटे। फिर नेक्स्ट है हमारा पेट्रल एंड रिदम। इन हिज चैप्टर ऑन पेट्रल एंड रिदम, फोस्टर डिस्क्राइब्स द एस्पेक्ट्स ऑफ पेट्रल इन द नोवेल इन इज टर्म्स ऑफ विजुअल आर्ट। विजुअल क्या होता है? दृश्य, और विजुअल आर्ट दृश्य कला। तो इन हिज चैप्टर ऑन पेट्रल एंड रिदम, पेट्रल और रिदम के अपने चैप्टर में फोस्टर ने डिस्क्राइब्स किया है
द एस्पेक्ट्स ऑफ पेट्रल इन द नोवेल इज टर्म ऑफ विजुअल आर्ट। यानी कि फोस्टर ने उपन्यास में पेट्रल के पहलू का वर्णन दृश्य कला के शब्दों में किया है। पेट्रल इज एन एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल। पेट्रल उपन्यास का एक सौंदर्यवादी पहलू है। एल दो और यद्यपि इट मे बी नोरिश्ड बाय एनीथिंग इन द नोवेल। यह उपन्यास में किसी भी चीज से पोषित हो सकता है, जैसे एनी करेक्टर, सील, वर्ड, इट draws most of its nourishment from the plot। कोई भी चरित्र, दृश्य या कोई शब्द यह कथानक से अपना अधिकांश पोषण प्राप्त करता है। तो ये तो हमारा था पैटर्न के ऊपर। अब हम रिदम के बारे में जान लेते हैं। ऑन द अदर हैंड रिदम इज लाइक ए म्यूजिकल मोटिव। दूसरी ओर ताल एक संगीतमय रूपांकन की तरह है, विच रीअपियर्स विद स्लाइट वेरिएशंस एंड हेल्प्स टू यूनिफाई द नोवेल। जो थोड़े से बदलाव के साथ फिर से प्रकट होता है और उपन्यास को एकीकृत करने में मदद करता है। द अपीयरेंस ऑफ ए मोटिव इज नॉट एन आर्टिफिशियल पैटर्न। एक आकृति की उपस्थिति एक कृत्रिम पैटर्न नहीं है, बनावटी पैटर्न नहीं है। एंड देयर आर टाइम्स व्हेन इट मीन्स नथिंग एंड इज फॉरगॉटन। और ऐसे समय होते हैं जब इसका कोई मतलब नहीं होता है और इसे भुला दिया जाता है। एंड दिस सीम्स टू बी द फंक्शन ऑफ रिदम इन फिक्शन। और यह मुझे कल्पना में लय का कार्य लगता है। नॉट टू बी देयर ऑल द टाइम लाइक ए पैटर्न। एक पैटर्न की तरह हर समय मौजूद नहीं रहना। इट कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट म्यूटिलेटिंग द कैरेक्टर्स एंड इट लेसन्स आवर नीड ऑफ एन एक्सटर्नल फॉर्म। ऐसे पात्रों को विकृत किए बिना प्राप्त किया जा सकता है और यह बाहरी रूप की हमारी आवश्यकता को कम करता है। ही डिस्क्राइब्स द नोवेल रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट बाय मार्शल प्रूस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ द सक्सेसफुल यूज ऑफ रिदम। उन्होंने मार्शल प्रूस्ट के उपन्यास रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट का वर्णन सफल उपयोग के उदाहरण के रूप में किया है। तो ये हमारी रिदम की डेफिनेशन थी। अब हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, निष्कर्ष। इन हिज कंक्लूजन टू एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल फोस्टर स्पेकुलेट्स एज टू द फ्यूचर ऑफ द नोवेल। उपन्यास के पहलुओं के अपने निष्कर्ष में फोस्टर ने उपन्यास के भविष्य के बारे में अनुमान लगाया है। ही वंडर्स वेदर इट विल बिकम मोर और लेस रियलिस्टिक। वह आश्चर्य करता है कि क्या यह यथार्थवादी बन जाएगा, रियल बन जाएगा। विल इट बी किल्ड बाय द सिनेमा। क्या यह सिनेमा द्वारा मारा जाएगा। एंड सो ऑन। और इसी तरह। वट ही asserts दैट नोवेल विल इन फैक्ट नॉट चेंज एट ऑल। लेकिन उनका दावा है कि उपन्यास वास्तव में बिल्कुल नहीं बदलेगा। बिकॉज ह्यूमन नेचर डज नॉट चेंज। क्योंकि मानव स्वभाव नहीं बदलता है। ही कंक्लूड्स दैट द डेवलपमेंट ऑफ द नोवेल इज नो मोर देन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उपन्यास का विकास मानवता के विकास से अधिक नहीं है। तो ये हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल के क्वेश्चंस का आंसर था। इसके 2 क्वेश्चन हमने बताए हैं। बिगिनिंग को चेंज करके आप ये आंसर लिख सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।